स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 एस पॉलिटिक्स का दूसरा चैप्टर आइडियाज़ एंड आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बाकी पोर्शन आज हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years, है ना। उसके पहले हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज के बारे में पढ़ा था। उसका मतलब क्या है, इंडिया में हर सिटीजन जिसको 18 years पूरा हो गया उसको वोट दे करके गवर्नमेंट में अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे करके चूज़ कर सकता है। तो इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years। वोट देने के लिए इलेक्शन इंडिया में हर 5 साल में होता है। इफ़ द पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट दे कैन वोट इट आउट। तो ये हर 5 साल में इलेक्शन होता है। तो जो गवर्नमेंट अभी चल रहा है वो गवर्नमेंट का काम में ये पीपल डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट है। असंतुष्ट है तो वो गवर्नमेंट के जगह में दूसरा गवर्नमेंट को बना सकता है, या मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में हरा करके दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को जीता सकता है, तो उसका गवर्नमेंट बन जाएगा। Thus the ultimate power lies in the hands of the people। तो इसी प्रकार द अल्टीमेट पावर का मतलब गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट को कौन कौन लोग मिलकर के बनाना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छा है उसका गवर्नमेंट बनना चाहिए। ये सारा बात अभी भी इंडिया का जो पीपल है वो पीपल का हाथ में है। इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। द नेक्स्ट, फेडरलिज्म। इंडिया हैज़ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हम लोग इसका पहले वाला पेज में भी हम लोग देखा था। इंडिया का गवर्नमेंट वो कैसा है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस मीन्स दैट आवर कंट्री इज गवर्नड एट 2 levels। उसका मतलब ऐसा है, हमारा देश का गवर्निंग या हमारा देश का गवर्नमेंट वो राज करने का वो तरीका वो 2 लेवल में होता है, एक सेंट्रल लेवल एंड एट स्टेट लेवल। एट द सेंट्रल लेवल, एट द स्टेट लेवल, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है वो पूरा इंडिया के लिए, है ना। एंड हर एक स्टेट के लिए अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। वो जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो उसी स्टेट का सारा काम देखभाल करता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। अपना देश का हेड, द सुप्रीम हेड वो कौन है, द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। द प्राइम मिनिस्टर हेड्स द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट का सबसे सीनियर मोस्ट वो कौन है, द प्राइम मिनिस्टर है। मतलब एट द सेंट्रल लेवल में द सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे सीनियर मोस्ट सिटीजन या उसका चीफ वो कौन होता है, द प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट हमारा देश के लिए, हमारा कंट्री के लिए लॉस बनाता है, नियम बनाता है। देखिए, एक इलेक्शन में वोट देने के लिए लोग जो लाइन में खड़ा है उसका फोटो है ये। देन एट द स्टेट लेवल द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड। एक स्टेट के बारे में अभी देखते हैं। एक स्टेट के बारे में अभी देखेगा तो एक स्टेट का हेड वो कौन होता है, गवर्नर होता है। जैसे एक देश का हेड कौन होता है, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उसी तरह एक स्टेट के लिए वो स्टेट का हेड वो कौन है, गवर्नर है। वाइल द चीफ मिनिस्टर हेड्स द गवर्नमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन है, वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। स्टेट गवर्नमेंट का हेड वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। द विधानसभा और द स्टेट लेजिस्लेटर मेक्स लॉ फॉर द स्टेट। एक स्टेट के लिए नियम बनाने का काम वो कौन करता है, वो स्टेट का विधानसभा। विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटर वो स्टेट के लिए नियम बनाता है। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन क्लियरली डिफाइंड अंडर 3 lists। तो जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के लिए है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ये सारा चीज़ डिफाइन किया हुआ है। वो 3 लिस्ट में उसको डिफाइन किया हुआ है, क्लियरली डिफाइंड है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कनकरेंट लिस्ट। देन इंडिया के बारे में अभी ज़्यादा देखते हैं।
इंडिया ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स टू ए गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीनिंग यही हुआ, वो देश का गवर्नमेंट इट वाज चूजन बाय द पीपल, वो वहाँ का लोगों के द्वारा चुना जाता है। दस द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल, इसलिए वो देश में जो भी बात होता है, जो भी अच्छाई बुराई या जो भी प्रॉब्लम्स होता है, कुछ भी होता है, ये सबके लिए आंसरेबल है वो गवर्नमेंट, है ना। आंसरेबल मतलब जवाबदेही है, मतलब गवर्नमेंट को वो देश का पीपल का कंसर्न को आंसर देना पड़ता है। और अडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट, वो देश का अडल्ट सिटीजन जो है मतलब 18 ईयर्स, 18 साल जिसका पूरा हुआ उसको हम लोग क्या बोलता है, अडल्ट बोलते। तो सारा अडल्ट सिटीजन को वोट देने का पावर है या वोट देने का राइट होता है। एंड कंटेस्ट इन द इलेक्शन, और इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने का भी वो अधिकार इंडिया में हर अडल्ट सिटीजन को होता है। द टर्म रिपब्लिक मीन्स क्या है? रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट शाल नॉट बी ए हेरेडिटरी हेड but will be a hereditary head, but will be chosen by the people through an election। रिपब्लिक होने का मतलब यह है वो स्टेट का हेड वो क्या नहीं होता है, हेरेडिटरी हेड नहीं होता। हेरेडिटरी मतलब जिसका पापा एक बार प्रेसिडेंट था, तो पापा का जो प्रेसिडेंट का टाइम पूरा होने के बाद उसका बेटा प्रेसिडेंट होगा। इस तरह से जो ना एक बार एक आदमी प्रेसिडेंट बन गया तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से जो हेड होने का वो प्रक्रिया वो नहीं होता है रिपब्लिक वाला मेथड में। तो इंडिया में, इंडिया एक रिपब्लिकन नेशन है, उसका मतलब इंडिया का हेड वो क्या नहीं है, हेरेडिटरी हेड नहीं होता है, बट विल बी ए हेरेडिटरी हेड। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, वो कब होगा? इट विल बी चूजन बाय द पीपल थ्रू एन इलेक्शन। अगर दोबारा इलेक्शन में एक बार एक कैंडिडेट या एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, वो इंडिया का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके बाद अगला इलेक्शन में उसका बेटा अगर खड़ा होकर के इलेक्शन में जीतेगा, तब उसका बेटा का भी चांस मिल सकता है। तो उसी प्रकार वो क्या हो सकता है, हेरेडिटरी हेड हो सकता है। इन ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड इज इलेक्टेड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड जो है, एक नेशन का हेड, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए चूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया में तो वो कितना समय के लिए है, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। इंडिया में वो कितना है टर्म ना, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। इंडिया में एक प्रेसिडेंट का टर्म वो कितना साल है, 5 year है। The next, as a republic, India also aims to secure justice, liberty, equality and fraternity to all its citizens। as a republic, तो एक रिपब्लिक होते हुए, एक रिपब्लिक नेशन होते हुए, इंडिया इज ऑल्सो एम्स टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल सिटीजन। इंडिया भी, इंडियन गवर्नमेंट भी अपना देश का जो पीपल है, ऑल सिटीजन को इस तरह का बात इंश्योर कर देना चाहिए और सिक्योर कर देना चाहिए। क्या क्या बात है? जस्टिस, हर सिटीजन को क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। हर सिटीजन को लिबर्टी मिलना चाहिए, फ्रीडम, इक्वालिटी मिलना चाहिए, एंड फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड मिलना चाहिए। ये सारा चीज़ और सिटीजन को मिलना चाहिए। बात को इंश्योर करने का वो काम गवर्नमेंट का होता है। उसमें से एक एक पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। जस्टिस implies that the individual should get what is due to her or him। जस्टिस मतलब ये होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हर सिटीजन को, हर एक इंडिविजुअल आदमी को जो जो बात मिलने का राइट है, या जो जो चीज़ को प्रैक्टिस करने का राइट है, जो जो चीज़ का होने का राइट है, वो राइट उसको मिलता है कि नहीं, ये बात को इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट। इसको बोलता है जस्टिस में। जस्टिस इट ऑल्सो मीन्स सेटिंग राइट वाट एवर इज रॉन्ग। उसका मतलब ये भी है, जो भी बात गलत हो रहा है, गलत रास्ता में हो रहा है, उसको क्या करना है, सही करना है। ये भी क्या होता है, जस्टिस है।
The next, liberty. Liberty indicates absence of any subjective restraints on individual freedom on for his or her holistic development. Liberty मतलब आज़ादी, फ्रीडम, उसका मतलब क्या है? इंडिकेट्स absence of any subjective restraints. उसका मतलब क्या है? एक ही इंडिविजुअल, एक आदमी को अपना फ्रीडम के बीच में किसी भी तरह का रिस्ट्रेंट्स नहीं होना चाहिए. रिस्ट्रेंट्स मतलब द मेजर टू कीप समवन अंडर कंट्रोल, मतलब हम लोग किसी दूसरा का कंट्रोल में नहीं होता है. इंडिया में हर एक सिटीजन को ये फ्रीडम है, उसको किसी दूसरा का कंट्रोल में होने का कोई ज़रूरत नहीं है ना. यानी सब्जेक्टिव रिस्ट्रेंट, सब्जेक्टिव मतलब क्या है? बेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन्स पर्सनल फीलिंग, किसी और का पर्सनल फीलिंग के अनुसार हम लोगों को किसी दूसरा का कंट्रोल में होने का कोई ज़रूरत नहीं. ये बातों को बोलता है लिबर्टी या फ्रीडम, है ना. उसी तरह उसको अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट वो इंश्योर कर सकता है. मतलब इंडिया का हर एक आदमी को अपना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई प्रकार का रुकावट या हिंड्रेंस या रोक नहीं होता है. ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आना चाहिए इंडिया में. ये बात बोलता है लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी. देन नेक्स्ट, इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल पीपल आर बोर्न इक्वल एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. इंडिया में हर सिटीजन, उसका जन्म इक्वली हुआ है, इसलिए सारा सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए. इंडिया में हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. ये बात है इक्वालिटी. देन लास्ट, फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी इंडिकेट्स द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड. फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, ब्रदरहुड माने सौहार्द, है ना. मतलब जो भी लोग हैं सब लोगों को आपस में भाई बहन ऐसा मानना चाहिए. ये फीलिंग विच एसेंशियल टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द नेशन. ये बहुत ज़रूरी है एक नेशन का यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, एक देश का एकता को मेंटेन करने के लिए ये फीलिंग, ये ब्रदरहुड का फीलिंग, फ्रेटर्निटी, ये बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. द फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में लिखा हुआ है. दे आर जस्टिशिएबल. जस्टिशिएबल होने का मतलब क्या है? जस्टिशिएबल मीन्स तर्कसंगत. दिस मीन्स दैट इफ दे आर इंटरफियर्ड विथ और वायलेटेड, ए पर्सन कैन मूव टू ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर रेमेडी. उसका मतलब इंडिया में किसी भी आदमी को, किसी भी सिटीजन को अपना राइट्स अगर नहीं मिलता है तो उसको मिलने वाला राइट वायलेट होने पर, वायलेट होने का मतलब नहीं मिलने पर, ही कैन मूव टू ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर रेमेडी. वो उसका सुधार के लिए या इलाज के लिए उसको एक कोर्ट में जा सकता है. किसी भी आदमी को अपना राइट्स नहीं मिलने पर उसका अगेंस्ट में उसको कहाँ जा सकता है? ही कैन मूव टू ए कोर्ट ऑफ लॉ. उसको एक कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में एक केस फाइल कर सकता है. उसको वहाँ से न्याय मिलेगा, जस्टिस मिल जाएगा. ओके. देन द फंडामेंटल राइट हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट. इस तरह का जो फंडामेंटल राइट्स है, वो जो भी राइट्स उसमें है, मतलब इंडिया का हर एक सिटीजन के लिए जो भी राइट्स उसमें लिखा हुआ है वो फंडामेंटल राइट्स में, हाउएवर दिस आर नॉट एब्सोल्यूट. ये क्या नहीं है, ये सब राइट्स उसमें लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं. एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है. इन केस ऑफ एनी एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल थ्रेट, द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर सस्पेंडेड. अगर इन केस ऑफ एनी एक्सटर्नल अग्रेशन मतलब बाहर का देश से किसी भी तरह का अटैक, हमला होता है, या फिर इंटरनल थ्रेट, अंदर में इंडिया के अंदर में किसी भी तरह का झगड़ा, इस तरह से बात होता है, देन द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड. तब हम लोग का फंडामेंटल राइट है वो क्या किया जाएगा? उसी पर रोक लगाया जाएगा. एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. दो राइट्स छोड़ के, मतलब राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, एंड राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आज़ादी. ये दो राइट छोड़ के बाकी सारा राइट को क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है.
Thus, our constitution attempts to strike a balance between individual liberty and social control. तो इसी प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। मतलब हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को अपना लिबर्टी चाहिए, अपना फ्रीडम चाहिए, उसके साथ साथ एक सोसाइटी होकर के एक सोसाइटी का पूरा कंट्रोल भी बढ़िया से होना चाहिए। मतलब एक सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर को बिना कोई प्रॉब्लम होते हुए इंडिया का हर एक सिटीजन को अपना लिबर्टी भी मिलना चाहिए। ये दोनों बात को आपस में मेंटेन करने का वो काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजंस में है। देन आवर 6 फंडामेंटल राइट्स आर ना, हम लोग पहले बोला है हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स, उसमें 2 फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के बाकी सब किसी ओकेशन में एक्सट्रीम इमरजेंसी वाला सिचुएशन में वो क्या किया सकता है, उसमें रोक लगाया जा सकता है। तो ये क्या क्या है हम लोग का फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में अभी देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 to 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक जो है, 18 तक वाला आर्टिकल्स है, उसके अनुसार द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये घोषित करता है हर सिटीजन, हर नागरिक, इंडिया का हर नागरिक नियम के सामने इक्वल है, बराबर है। No one will be discriminated against on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। किसी भी आदमी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, मतलब धर्म के अनुसार किसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेस में वंश के अनुसार कोई भेदभाव नहीं। तो कास्ट माने जात ना, सेक्स माने लिंग, और द प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्मभूमि, ये सब के अनुसार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिस ऑल्सो अप्लाइज इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा इक्वालिटी वाला बात ये 2 क्षेत्र में भी है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन मतलब शिक्षा एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी। ये दोनों चीज़ में भी इंडिया का हर सिटीजन को इक्वालिटी मिलने का राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का राइट है। Then the weaker and backward sections of society have however been given certain privileges by way of reservation of seats in schools। ये है इंडिया का हर सिटीजन को इक्वल राइट्स। फिर भी द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शंस, वीकर मतलब कमजोर एंड बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, वो लोग को, हमारा सोसाइटी का ये दोनों सेक्शंस को however been given certain privileges, उन लोगों के लिए कुछ प्रिविलेजेस है। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार। ये 2 सेक्शंस के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ विशेषाधिकार मिल रहा है बाय द वे ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्कूल्स। जैसे स्कूल में है तो उन लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण है ना। इस तरह का कुछ विशेषाधिकार ये वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शंस को मिल रहा है। द कॉलेजेस में भी है ना, स्कूल एंड कॉलेजेस में भी इस तरह विशेषाधिकार मिलता है ये वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन को। गवर्नमेंट सर्विस में भी उन लोग के लिए रिजर्वेशन है, आरक्षण है। एंड इन द लेजिस्लेटर में भी है ना, लेजिस्लेटर में भी उन लोग के लिए कुछ सीट रिजर्वेशन होता है। विधानसभा, द स्टेट विल प्रोवाइड ऑल सिटीजन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट या हमारा देश ये उसका हर सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब नियम का परिरक्षा वो इक्वली मिलता है इंडिया में हर सिटीजन को। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो अबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये भी इंडिया में अबोलिश किया गया है। अबोलिश करना का मतलब समाप्त किया गया है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज ए पनिशेबल ऑफेंस। तो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस वो किसी भी प्रकार में अगर कहीं भी उसका प्रैक्टिस अगर हो रहा है तो वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस मतलब दंडनीय अपराध है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल certain titles like राय बहादुर एंड खान बहादुर were awarded to individuals। ब्रिटिश का समय में, ब्रिटिश रूलिंग का समय में इस तरह का कुछ टाइटल मतलब उपाधि लाइक राय बहादुर एंड खान बहादुर, इस तरह का उपाधियाँ दिया जाता था इंडिविजुअल्स के लिए, आदमियों के लिए।
ऑल सच टाइटल्स हैव नाउ बीन अबॉलिश्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उस तरह का सारा टाइटल्स को भी क्या किया है, अबॉलिश की। अबॉलिश करने का मतलब समाप्त किया। ओनली मिलिट्री रैंक एंड अकाडमिक डिस्टिंक्शंस कैन बी अवार्डेड। अभी सिर्फ क्या क्या दे सकता है, मिलिट्री रैंक्स मतलब जो इंडियन मिलिट्री में देने वाला रैंक्स, एंड अकाडमिक डिस्टिंक्शंस। अकाडमिक डिस्टिंक्शन मतलब जो एजुकेशन के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र में ना, किसी भी क्षेत्र में अच्छा करने के लिए देने वाला वो टाइटल्स, वो उपाधि, अवार्ड, ये सब सिर्फ अभी दे सकता है। द नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 to 21, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स 19 से 21 तक, उसके अनुसार डेमोक्रेसी कैनॉट एक्सिस्ट विदाउट इंडिविजुअल फ्रीडम। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये बिना इंडिविजुअल फ्रीडम के कोई लोकतंत्र नहीं रहे। Our constitution guarantees 6 different type freedoms to promote the ideal of liberty mentioned in the preamble. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में लिबर्टी के बारे में लिखा हुआ है। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हर एक सिटीजन को इट गारंटीज 6 डिफरेंट फ्रीडम, 6 प्रकार का फ्रीडम वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। वो क्या क्या है, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू। इंडिया का सारा सिटीजन को ये राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब जो स्पीच देने का, मतलब जो बात हम लोग का मन में है वो बोलने का, हमारा विचार ये सब कुछ एक्सप्रेस करने का, वो प्रकट करने का, वो फ्रीडम देता है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स ना। राइट टू असेंबल, असेंबली मतलब इकट्ठा होना, एक जगह में एक ग्रुप, एक मीटिंग जैसा इकट्ठा होने के लिए, वो भी कैसे इकट्ठा होना चाहिए, तो असेंबल पीसफुली, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक, एंड विदाउट आर्म्स, बिना कोई आर्म्स, आर्म्स माने हथियार, तो बिना कोई हथियार, बिना कोई झगड़ा, हल्ला, हमला, एकदम पीसफुली असेंबल होने का वो राइट भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पीपल को देता है। फॉर्म्स एसोसिएशन एंड यूनियन, हम लोग को यूनियन, एसोसिएशन ये सब बनाने का राइट भी देता है। यूनियन एंड एसोसिएशन बना सकता है। देन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम लोग को इंडियन टेरिटरी के अंदर, इंडिया जो कंट्री है, एक कंट्री के अंदर कहीं भी मूव करने का, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट में जाने का, घूमने का वो अधिकार भी देता है। द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में कोई भी जगह में, कोई भी पार्ट में, कोई भी स्टेट में जाके रहने का, सेटल होने का वो फ्रीडम भी देता है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इंडिया में जो काम करने का पसंद है, एनी प्रोफेशन मतलब हम लोग को इंडिया में जो आता है ऐसा कोई भी प्रोफेशन वो कर सकता है। वी कैन डू एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी काम कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, व्यापार करने का अधिकार है, बिजनेस करने का भी अधिकार है। वी मस्ट रिमेंबर दैट द राइट टू फ्रीडम हैज टू बी यूज्ड इन द राइट मैनर सो दैट डज नॉट हार्म अदर्स। हम लोग ये बात पर ध्यान देना चाहिए, राइट टू फ्रीडम, जो इतना फ्रीडम हम लोग को देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ टू बी यूज्ड इन द राइट मैनर, ये हम लोग एकदम सही तरीका से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट हार्म अदर्स, ताकि वो उसी से हम लोग अपना फ्रीडम यूज़ करने के चलते किसी दूसरा को किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। हार्म मीन्स हानि, दूसरा को किसी तरह का हानि नहीं होना चाहिए। Then freedom of speech and expression allows us to express ourselves freely without hurting or harming others. Freedom of speech and expression, हम लोग को स्पीच देने का मतलब हम लोग को अपना मन का भाव, विचार ये सब कुछ दूसरा के सामने प्रकट करने का राइट है, अधिकार है, लेकिन उसमें भी हम लोग को ये बात ध्यान देना चाहिए, हम लोग अपना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये यूज़ करने के चलते किसी दूसरा को किसी तरह का हर्ट या हार्म नहीं होना चाहिए, ये बात पर भी हम लोग ध्यान देना चाहिए। द राइट टू फ्रीडम ऑल्सो मीन्स दैट नो सिटीजन कैन बी पनिश्ड विदाउट बीइंग प्रूव्ड गिल्टी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। राइट टू फ्रीडम उसका मीनिंग ये भी है,
ताकि नो सिटीजन कैन बी पनिश्ड विदाउट बीइंग प्रूव्ड गिल्टी, मतलब दोषी स्थापित करने के बिना कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक को इंडिया में क्या नहीं मिलेगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। उसके लिए इंडिया में किसी भी आदमी को किस तरह का नियम के अनुसार पनिशमेंट मिलने के लिए एक कोर्ट ऑफ लॉ में उसको गिल्टी प्रूव करना चाहिए, वो दोषी प्रूव होना चाहिए, उसके बाद ही उसको क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगा। नेदर कैन एनीवन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, एक ही ऑफेंस के लिए, मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकता है, एक अपराध के लिए एक ही बार पनिश कर सकता है। दस दिस राइट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इनजस्टिस, तो ये राइट भी हम लोग को मिलता है, इंडिया का सिटीजन को मिलता है, तो ये भी हम लोग को इन जस्टिस से बचाता है, मतलब अन्याय से बचाता है। नेक्स्ट, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 to 24, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 से 24 तक, उसके अनुसार अबॉलिश बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को बेचना खरीदना, ये अबॉलिश किया है। इंडिया में आदमी को बेचना खरीदना ये समाप्त किया है। as well as, उसके अलावा ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, मतलब ज़बरदस्ती किसी से कोई भी लेबरिंग करवाना, ये भी अबॉलिश किया हुआ है। दे ऑल्सो प्रोहिबिट एम्प्लॉइंग ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, उसके अलावा बच्चा लोग, द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, मतलब जिसका एज 14 ईयर्स से नीचे है, उन लोग को एम्प्लॉय करना मतलब उन लोगों से कोई काम करवाना, ये भी अबॉलिश किया हुआ है इंडिया में। द नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। मेनी रिलीजियंस आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारा रिलीजियन है, जैसे हिंदू रिलीजियन, क्रिश्चियन रिलीजियन, मुस्लिम रिलीजियन, सिख ना, ये सब है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 25 to 28, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स 25 to 28, उसके अनुसार फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन आवर कंट्री एज सेक्युलर, ये आर्टिकल्स के अनुसार हमारा देश है वो कैसा देश है, एक सेक्युलर नेशन है। सेक्युलर नेशन मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब इसमें एक डोमिनेंट रिलीजियन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड एज इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट ऑल रिलीजियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ, उसका मतलब इंडिया में नियम के सामने हर रिलीजियन इक्वल है। देयर इज़ नो स्टेट रिलीजियन, इंडिया के लिए एक कॉमन रिलीजियन ऐसा कुछ नहीं है, या कोई भी स्टेट के लिए भी एक स्टेट रिलीजियन वो नहीं है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हर और इस रिलीजियन, इंडिया का हर सिटीजन को वो फ्रीडम है, वो राइट है, ताकि उसको जो रिलीजियन उसको पसंद है उसके अनुसार जी सकता है, उसी पर बिलीव कर सकता है ना, एंड टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट मतलब प्रचार करना, उसका भी फ्रीडम इंडिया में है। नेक्स्ट, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 29 to 30 of our constitution state that everyone has the right to develop and preserve their culture। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स 29 to 30, इसके अनुसार इंडिया का हर सिटीजन को अपना कल्चर को डेवलप करना एंड प्रिजर्व करने का राइट होता है। अपना कल्चर माने संस्कृति, अपना संस्कृति को या उसका विकास करने के लिए उसका विकास कर सकता है, एंड प्रिजर्व माने रक्षा कर सकता है। The people belonging to different communities also have the right to establish their own education institution। उसके अलावा इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी में बिलोंग करने वाला लोग, कम्युनिटी माने समुदाय, तो अलग अलग कम्युनिटी में बिलोंग करने वाला लोग को अपना कम्युनिटी के अनुसार अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकता है, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह भी खोल सकता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट रीजियंस एंड कम्युनिटीज़। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी ये एनकरेज करता है द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट रीजियंस, अलग अलग रीजियन का अपना अपना कल्चरल एक्टिविटीज़ है ना, मतलब
अलग अलग क्षेत्र का अपना अपना जो सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब डेवलप करने का, ये सबको विकास करने का वो भी राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देता है। एंड द कम्युनिटीज़, मतलब हर कम्युनिटी को भी अपना अपना कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, अपना अपना जो कल्चरल एक्टिविटीज़ वो उसको डेवलप करने का, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा गवर्नमेंट इंडिया का सिटीजन को क्या करता है, एनकरेज करता है। एनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, उसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बात है उसी पर अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब जैसे समय के अनुसार उसी पर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग को मिलने वाला राइट्स वो हम लोग को नहीं मिलने पर, इफ़ एनी ऑफ द राइट्स आर वायलेटेड, उसमें से कोई भी राइट वायलेट होने पर उसका अगेंस्ट में हम लोग को द कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोग को क्या कर सकता है, शिकायत भी कर सकता, उसके अगेंस्ट में हायर कोर्ट में जाकर के केस करने का भी अधिकार होता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 के अनुसार इट सेफ गार्ड आवर फंडामेंटल राइट्स बाई ग्रांटिंग अस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को रक्षा करता है ताकि कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर उसका अगेंस्ट में हम लोग को केस कर सकता है, उसका भी राइट हम लोग को दिया हुआ है। इट इज़ पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट में ऑन सर्टेन ओकेशंस वायलेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये भी कभी कभी हो सकता है गवर्नमेंट हम लोग का फंडामेंटल राइट्स को होने नहीं देता है इन सर्टेन ओकेशन, है ना, ऐसा कुछ विशेष अवसर पर वो होने नहीं देता है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोटेक्ट्स द सिटीजन अगेंस्ट एनी सच वायलेशन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसके अनुसार हर सिटीजन को उस तरह का वायलेशन से बचाने का एक प्रोविजन देता है, एक अधिकार हम लोग को मिलता है। ये पिक्चर क्या है, द आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को मना करने वाला एक आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसी के लिए ये पिक्चर दिया हुआ है। उसमें एक चाइल्ड एक होटल में काम करने का एक पिक्चर है। ए सिटीजन कैन फाइल ए लॉ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर हम लोग को एक लॉ सूट फाइल कर सकता है। लॉ सूट मतलब क्या है, लॉ सूट मीन्स मुकदमा, मुकदमा ना, फाइल करना मतलब दाखिल करना, मतलब मुकदमा दाखिल कर सकता है इन द हाई कोर्ट और एंड द सुप्रीम कोर्ट। हम लोग को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। These courts possess the power to uphold the fundamental rights of citizen by issuing a writ or an order। तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करेगा, तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इट हैज़ द पावर टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। उसको इंडियन सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट्स को बचा कर रखने का एक जिम्मेदारी होता है। इसलिए ये कोर्ट एक रिट या ऑर्डर इशू करेगा, मतलब ये कोर्ट उस तरह का वायलेंस होने से उसको रोकने का आदेश दे देगा, ऑर्डर दे देगा। द नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, इसका मतलब राज्य की नीति का निर्देशित सिद्धांत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन द पार्ट 4, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में है। इट गिव्स द गाइडलाइंस गिवन टू द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस, मार्गनिर्देशिका, मतलब ये देश का पीपल का अच्छाई के लिए वो गवर्नमेंट कैसे काम करना है उसका गाइडलाइंस दिया हुआ है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वो गाइडलाइंस, वो मार्गनिर्देशिका उसको बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव टू प्रमोट ए जस्ट सोशल ऑर्डर। इस तरह का जो प्रिंसिपल्स है, ये सिद्धांत, दीज आर डायरेक्टिव टू प्रमोट एज जस्ट सोशल ऑर्डर। ये सोशल ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए है या सोशल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए है ना। जस्ट मतलब न्यायपूर्वक, सोशल ऑर्डर को न्यायपूर्वक प्रमोट करने के लिए है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड
ऑफ दम एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस क्या है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग को जानने के लिए या इसका जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है। कंसाइंस मतलब विवेक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विवेक है ये। इट इज़ एसेंशियल दैट द गवर्नमेंट फॉलोज दिस प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स। तो ये जो गाइडलाइंस दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ये गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या है, प्रशासनिक, और लेजिस्लेटिव मैटर्स मतलब लॉ मेकिंग मैटर्स, ये सब मैटर्स में गवर्नमेंट ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये इंडिया का कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल नहीं होने का मतलब उसको ओवर रूल नहीं कर सकता है। नीचे एक इमेज है, और कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू प्रिजर्व वंस कल्चर, है ना। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल्स का, हर सोसाइटी का, हर कम्युनिटी का वो कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट देता है। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी हो, वो उन लोग अपना कल्चरल एक्टिविटीज़, उन लोग का अपना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम वो करते हुए उसका एक इमेज दिया हुआ है। देन एक फैक्ट फाइल है, डिड यू नो ऑन अप्रैल 2010 राइट टू एजुकेशन ऑल्सो बिकेम ए फंडामेंटल राइट। 2010 अप्रैल से राइट टू एजुकेशन भी, वो भी एक फंडामेंटल राइट बन गया, है ना। राइट टू एजुकेशन वो क्या बन गया, एक फंडामेंटल राइट बन गया है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसके अनुसार हर चिल्ड्रन को, बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, मुफ्त और ज़रूरी एजुकेशन मिलना चाहिए। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, उसके लिए एक एक्ट बनाया है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इट मेक्स इट बाइंडिंग फॉर लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 14 गेट स्कूलिंग। इसके अनुसार नेशनल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी उससे भी नीचे वाला लोकल गवर्नमेंट्स, ये सारा चीज़ ये बात को इंश्योर करना चाहिए अपना अपना क्षेत्र में हर बच्चा जो एज ग्रुप 6 to 14 के बीच में आता है उन लोगों को स्कूलिंग मिलना चाहिए। स्कूलिंग मिलने का मतलब उन लोगों को स्कूल भेजना चाहिए। वो एज ग्रुप का बच्चा स्कूल जा रहा है, ये बात को इंश्योर करना चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड ना। राइट्स एंड ड्यूटीज मतलब अधिकार और कर्तव्य ये इंटर रिलेटेड है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। The people will understand the value of rights only if they are under the obligation to perform certain duties. दो लोग उन लोगों को मिलने वाला राइट को सिर्फ उस समय वैल्यू देता है जब दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़। उन लोगों को अपना ड्यूटी भी करेगा तब। जो लोग अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है उन लोगों को राइट मांगने का कोई भी अधिकार नहीं है। अपना ड्यूटी नहीं करता है तो अपना राइट का भी कोई अधिकार नहीं लगता है। फॉर दिस पर्पस, इसलिए द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट है। अमेंडमेंट मतलब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक आर्टिकल या एक पॉइंट पर मॉडिफिकेशन करने वाला प्रोसेस। तो 1976 में द 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया है। इट वॉज एडेड सम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जोड़ दिया, कुछ जिम्मेदारी का बात भी जोड़ दिया। उसी को बोलता है द फंडामेंटल ड्यूटीज़। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर आज फॉलोस। तो उसके अनुसार इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सब है। वी शुड
show respect to our national symbol like the national anthem and the national flag. हम लोग अपना national symbols जैसे national anthem, national flag ये सबको respect करना चाहिए. Second, there were certain ideals like democracy, non-violence and secularism, है ना. वहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियल्स है. क्या क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा एंड सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता. ऑल दिस दैट इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. इस तरह का वैल्यूज़ वो हम लोग का फ्रीडम फाइटर्स नेशनल मूवमेंट के समय, मतलब आज़ादी की लड़ाई के समय हमारा फ्रीडम फाइटर्स इस तरह का वैल्यू को अपहोल्ड करते थे, या उन लोग इस तरह का वैल्यू के साथ आज़ादी का लड़ाई लड़े थे. तो वी मस्ट रेस्पेक्ट दिस आइडियल्स. इसलिए हम लोग भी ये सब आइडियल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए. मतलब डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस एंड सेक्युलरिज्म, ये सबको हम लोग भी रेस्पेक्ट करना चाहिए. एंड फॉलो दम इन आवर डेली लाइफ्स. ये हम लोग अपना डेली लाइफ में इस तरह से जीना है, या ये आइडियल्स को हम लोग भी फॉलो करना है. वी शुड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री. हमारा कंट्री का सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये सबको बचा कर रहना चाहिए. ये सबका रक्षा करना है. सॉवरेनिटी मतलब क्या है? सॉवरेनिटी मीन्स पोसेसिंग पावर. हम लोग का जो पावर है, एक इंडिपेंडेंट नेशन होकर के, इंडिपेंडेंट कंट्री होकर के जो पावर है उसको बोलता है सॉवरेनिटी. एक इंडिपेंडेंट नेशन होकर के जो पावर इंडिया के पास है उसको, एंड यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता, एंड इंटीग्रिटी मीन्स ऐक्य. ये तीनों को बचा कर रहने का एक ड्यूटी वो हर इंडियन सिटीजन का होता है. ओके, अभी इतना ही है, बाकी हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.